स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारी इस नई वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। शॉर्ट में इसे हम पीपीसी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र को हम उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि शॉर्ट में आप इसे पीपीएफ भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादा फेमस नाम है पीपीसी या फिर पीपीएफ। कई बार हम इसे हस्तांतरण वक्र भी नाम देते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस ढंग से पूछा जाता है और किस किस तरीके से जो है इसके अलग अलग सवाल भी बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी हम लोग जल्द ही जो है वो करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सप्लेन, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करिए या फिर इसे स्पष्ट करिए। कैसे क्या होता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले शेप समझ लीजिए कि यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। हम लोग इस प्रकार से जो है एक वक्र तैयार करने वाले हैं। सामान्यतः इसी प्रकार से होता है उत्पादन संभावना वक्र, लेकिन ये अभी जो है ना ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से ये दूर जाते हुए नज़र आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं, या फिर हिंदी में हम इसे अवतल कह देते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अवतल कहते हैं। क्लियर ना। अब यहाँ पर दूसरा भी शेप हो सकता है कि ये कन्वेक्स बने इस प्रकार से, यानी कि तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु ये है और इधर ये जो वक्र है वो धंसा हुआ लग रहा है ना, इधर धंसा हुआ लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स, यानी कि उत्तल बोलते हैं। समझ आ गया? यानी कि ये अवतल है और ये उत्तल है। ऐसा शेप कब कब बन सकता है, ये इस पर भी हम लोग जरूर बात करेंगे। एक अलग से वीडियो लेक्चर तैयार कर देंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर। अब यहाँ पर देखो एक सीधी रेखा जो बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन बने बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसे जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, यानी कि सरल रेखा या फिर सीधी रेखा। ठीक है ना, सरल रेखा बोलेंगे या फिर सीधी रेखा बोलेंगे। तो इस तरह के जो है पीपीसी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सभी सिचुएशन में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, वो क्या है कि इधर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर भी उत्पादन संभावना वक्र देख लीजिए टच कर रहा है। इसी वक्र का नाम क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम पीपीसी कह रहे हैं। अंग्रेजी में इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह रहे हैं, या फिर दूसरा नाम भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो इसी का नाम है। अब यहाँ पर इसको तो टच किया ही, यानी कि एक्स एक्सिस को, तो देखना उत्पादन संभावना वक्र वाई अक्ष पर भी इधर देखो टच कर रहा है यहाँ पे। इसका क्या अर्थ है, यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरी बात, यहाँ देख लीजिए जब उत्तल हो रहा है पीपीसी, तब भी जो है वो एक्स एक्सिस पर इधर टच कर रहा है और यहाँ पर वाई एक्सिस पर टच कर रहा है। और जब सीधी रेखा है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? जब एक सीधी रेखा है तो भी जो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर छूते हुए है। इन सब का क्या अर्थ है ये भी हम जानेंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि अवतल, उत्तल और सरल रेखा बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो एक अलग सी वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो है ये टच अगर कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। सर इसका मीनिंग है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आप कमोडिटी रखोगे दिखाने के लिए, मान लीजिए कि हम एक्स गुड्स को ही रख देते हैं, तो एक्स गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को ये बता रहा है। कब भाई? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका? तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, ठीक है ना। कब ऐसा पॉसिबल है? जब वाई गुड्स का है ना, गुड वाई जो है वो क्या हो जाएगा? गुड वाई का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। समझ गए होंगे, यानी कि गुड वाई का प्रोडक्शन जब 0 है तो यहाँ पर गुड एक्स का प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम डिनोट किया जा रहा है ना। इधर जो आप यानी कि प्रोडक्ट रखेंगे एक्स एक्सिस पर, उसके ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा होता है। लेकिन ये मैक्सिमम आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आप दूसरी कमोडिटी या फिर दूसरा जो गुड्स या फिर दूसरी जो वस्तु आप लिए होंगे, मान लीजिए कि वाई गुड्स, इसका प्रोडक्शन जब घटा करके 0 कर देंगे ना, तभी यानी कि यहाँ तक गुड एक्स का जो है वो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम संभव है। अब जब इसको घटा करके आप 0 कर देंगे तो वाई का यहाँ पर मैक्सिमम को दिखा रहा है,
यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, अधिकतम उत्पादन हो रहा है गुड वाई का, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका है, तो अधिकतम उत्पादन है गुड वाई का। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये कब प्राप्त हो रहा है, तो जब हम गुड एक्स का आउटपुट या फिर गुड एक्स हम कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, यानी कि उस समय गुड एक्स ये घट घट करके 0 हो गया है और यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया है। कैसे है, टेबल से भी हम लोग देखेंगे। यही बात ठीक उत्तल में भी दिखता है और फिर सीधी रेखा में भी, यानी कि ये जो टच कर रहा है ये वाई का मैक्सिमम है, ये जो टच कर रहा है वाई का मैक्सिमम है, ये जो टच कर रहा है वाई का मैक्सिमम है, ये जो टच कर रहा है वो एक्स गुड्स का मैक्सिमम दिखा रहा है, यानी कि आप एक्स गुड्स को कहाँ रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। देखो जैसे मैंने ये हाथ पे दिखाया, ये इधर भी जो है वो एक्स गुड्स का ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये वाई गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये वाई गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये वाई गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये एक्स गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है आपको रिपीट करके समझा दिया। अब देखो ये बनता कैसे है, इसके पीछे के जो है ना कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, यानी कि इस उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए आपको कुछ मान्यताएं समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे मान करके चला गया है, कौन कौन सी चीज़ों को एज्यूम कर लिया गया है और उसके बाद ही ये सिद्धांत तैयार हुआ है, ठीक ना। बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी उपयोग किया गया है। आगे चल करके हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए एजम्पशंस क्या क्या हैं। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एजम्पशन क्या है, द क्वांटिटी यानी कि मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों की मात्रा इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड या फिर लिमिटेड या फिर गिवन, जो भी आप बोल सकते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा है वो निश्चित है या फिर स्थिर है या फिर कह लीजिए कि दिया हुआ है, या फिर संसाधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। सो पहली मान्यता ये है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं वो सब के सब क्या हैं, दिए हुए हैं या फिर निश्चित हैं या फिर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम संसाधन को जानते हैं 3 रूपों में, प्राकृतिक संसाधन है ना, भूमि जैसे कि आपका प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, इसी तरह से हवा, जितने भी ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। इसके अलावे जो हम प्राकृतिक संसाधनों की मदद से कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं, जैसे मेरे हाथ में देखिए मार्कर है, तो ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, अंदर में इसके कोटन लगे हुए हैं, फिर इंक का प्रयोग किया गया है, सब के सब नेचुरल रिसोर्स ही हैं, लेकिन सिर्फ उसका आकार बदल दिया गया है, यानी कि प्लास्टिक का ही आकार बदल करके इसे देखिए मार्कर का शेप दे दिया गया। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं के आकार को चेंज कर देते हैं, उसके रंग रूप को बदल देते हैं। इकोनॉमिक्स में वास्तव में इसे ही उत्पादन कहा गया है। हम लोग जानते भी हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन, यानी कि जो है यहाँ पर कहते हैं उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को अगर हम अपने या किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लायक तैयार कर लिया है तो वही वस्तु हमारा उत्पादन कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। इतनी सी तो बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि संसाधन 3 तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन तो आपको समझ आ गया, इसके अलावे होते हैं भौतिक संसाधन, जैसे कि ये देख लीजिए एक भौतिक संसाधन के तौर पर हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इसे हम मानव निर्मित संसाधन भी बोलते हैं, क्योंकि इस संसाधन को मानव ने ही जो है वो तैयार किया है अलग अलग चीज़ों को जोड़ करके, लेकिन जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल हुई हैं सब के सब नेचुरल रिसोर्स लगे हुए हैं। लेकिन दिमाग जो है किसका इस्तेमाल हुआ है, तो ह्यूमन का, यानी कि मानव का। तो मानव खुद भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, जिसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर है ना, लेबर, किसान, ये सब जितने भी लोग हैं सब के सब मानवीय संसाधन में शामिल होंगे। हमने समझाया था आपको एक वीडियो के अंदर कि मानवीय संसाधन हम उन सभी लोगों को कहते हैं जो शिक्षित हो, जिनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, या फिर जो कहीं ना कहीं अनुभव रखते हों काम करने का और वास्तव में वो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हों। तो इस तरीके के इंसान को हम लोग जो है मानवीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, डॉक्टर, टीचर, नर्स, वकील, इंजीनियर, लेबर है ना, किसान, सब क्या हैं, तो मानवीय संसाधन हैं। ये कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अब ये तीनों संसाधनों की मात्रा क्या कहा जा रहा है कि स्थिर है या फिर निश्चित है या फिर दिया हुआ है, जो भी आप कह लीजिए। दूसरा क्या है, अगर निश्चित है संसाधन तो हमने यहाँ पर देखो कैसे हमने डिनोट किया उत्पादन संभावना वक्र पर, दो ही वस्तुओं को हम दिखा रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। सर ऐसा क्यों, क्या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है? यहाँ ये मान लिया गया है कि उत्पादन सिर्फ 2 ही वस्तुओं का किया जा रहा है। आगे बात करेंगे ही हम।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर में, मैथमेटिक्स में जो क्वाड्रेंट होता है हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश, है ना। तो यहाँ जो वाई एक्सिस है ये हम लोग देखते हैं क्या पॉजिटिव समझ लिए हम लोग बहुत पहले ही, है ना, बचपन में ही पढ़ाया जाता था कि इधर जो एक्स एक्सिस होता है ये भी पॉजिटिव है, इधर जो वाई डैश हम लोग बोलते हैं ये दरअसल नेगेटिव है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो इधर एक्स डैश है ये नेगेटिव होता है, यानी कि ये दोनों अक्ष हमारे नेगेटिव हो गए। तो इनका जो है ना उत्पादन में जो है हम लोग इस्तेमाल तो करते ही नहीं हैं, और इकोनॉमिक्स में इनका बहुत कम इस्तेमाल हम लोग लाते हैं या फिर कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि नकारात्मक में या फिर नेगेटिव में हम लोग उत्पादन ही नहीं करते हैं, है ना। इसका कोई वास्तविक वैल्यू है भी नहीं, ज़रूरी भी नहीं है कि नेगेटिव में हम चीज़ें लें यहाँ पर। इसी वजह से पॉजिटिव एक्सिस में हम लोग जो है वो उत्पादन संभावना वक्र को अलग अलग तरीके से तैयार किए हुए हैं। ये शेप कैसे बना है डिटेल में बात करेंगे ही आगे, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने जो है वो इस प्रकार से दो ही वस्तुओं को क्यों दिखाया है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस दो ही हैं। क्लियर ना। हालांकि हम तुलना करके और भी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, ठीक है। चलो, पहली बात समझ में आ गया कि संसाधनों की मात्रा निश्चित है या फिर दिया हुआ है। दूसरी बात क्या है कि संसाधन जो है वो ना हमारे पास सीमित है, तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कह रहा है कि रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, या फिर डाइवर्टेड, जो भी बोले आप। तो रिसोर्सेज कैन बी डाइवर्टेड या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि वन गुड्स के प्रोडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अदर कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि क्या करें, हिंदी में देख लीजिए, संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटा करके हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हुआ क्या, कोविड-19 के दौरान सरकार की एक आवश्यकता क्या पड़ी पूरे देश के लिए कि मास्क एंड सैनिटाइजर दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए। एक मान करके चलिए आप, अब इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ गिने चुने लेबर हैं, आपको पता है कि ये सब लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए एक अलग तरह की लेबर की आवश्यकता होती है। अब ये मान करके चलिए कि हमारे पास 100 लेबर हैं, और 100 लेबर में से अगर हमने 70 लेबर केवल मास्क के प्रोडक्शन के लिए भेज दिया है, वो लोग मास्क का ही उत्पादन करेंगे, तो हमारे पास शेष तो 30 ही लेबर बचे ना सैनिटाइजर के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से जब हमें सैनिटाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, तो जितने भी लेबर हमारे जो है ना मास्क के प्रोडक्शन में लगे होंगे, उनमें से जो कुछ लेबर केमिकल को थोड़ा बहुत जो वो इधर उधर करना जानते हों, उनको हम वहाँ से छटनी करके ले आएंगे। सर ऐसा क्यों, हम वैसे ही लोगों को क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं, इसलिए ताकि वो कम समय में हमें अच्छे से उत्पादन करके दे। समझ आ गया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में माहिर होता है, अगर हम उसी काम को उसे दे दें तो वो कम समय में हमें बेहतरीन तरीके से उत्पादन करके देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है वो एडम स्मिथ का श्रम विभाजन सिद्धांत कहता है, यानी कि श्रम विभाजन का सिद्धांत तो एडम स्मिथ का ही देन है। और इस थ्योरी को जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, और पूरी दुनिया आज स्पेशलाइजेशन या फिर विशिष्टीकरण की तरफ भाग रहा है। उसके पीछे भी यही एक सिद्धांत कार्य कर रहा है। समझ गए होंगे। तो इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जिस काम में मज़ा आता है, जिस काम को अच्छे से करना जानता है, यानी कि वो स्किल लेबर है, तो जो जिस काम में एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, कम लागत पर हमें अच्छे से कम समय में ज़्यादा उत्पादन करके देगा। ये हमें फ़ायदा होता है। सो यहाँ पर इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि रिसोर्सेज भले ही लिमिटेड हैं, बट रिसोर्सेज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड इन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी या फिर अनदर कमोडिटी। समझ आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं कि संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटा करके हम उन्हीं संसाधनों को दूसरी या फिर अन्य वस्तुओं के जो है वो उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, ये मान लिया गया है। हालांकि देश में 2 ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, करोड़ों नहीं अरबों वस्तुएं हैं आज। अब एक स्टूडेंट लाइफ में ही जी रहे हैं, तो देख लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं ज़रूरत पड़ रही हैं। कलम है, कॉपी है, किताबें हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, है ना। इसके अलावा बैग है, इसके अलावा जो है वो घड़ी है, इसके अलावा जो है कई तरह के अलग अलग कॉपियाँ हैं आपके पास, अलग अलग कलर के कलम हैं,
है ना। यहाँ तक कि जो है वो किसी को ठीक से अगर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मे की भी ज़रूरत हो जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में ही केवल रह करके अगर इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, इसके अलावा मोबाइल है, पेन टैब है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मतलब जूते चप्पल भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कहने का मतलब कि एक ही इंसान की अगर ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है तो देख लीजिए एक मनुष्य के साथ अगर इतनी सारी वस्तुएं जुड़ रही तो दुनिया में तो करोड़ों वस्तुएं हैं, अरबों वस्तुएं हैं, उसमें भी शेप साइज कलर देखेंगे तो फिर तो बहुत सारी वैरायटी हो गई। सो यहाँ पर मान करके चला जा रहा है कि संसाधन जो है वो ना केवल 2 ही वस्तुओं के उत्पादन में यूज हो रहे हैं। कहाँ कहाँ पर देखो तो कह रहे हैं कि 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन जो दिए हुए हमारे उतना ही संसाधन से हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, ये यहाँ पर मान लिया गया है, ठीक ना। सो यहाँ पर आपको हिंदी से भी पढ़ लेते हैं ये कि दिए गए संसाधनों की सहायता से 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखो कह रहे हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली मतलब पूर्णतः, पूरी तरह से, है ना। तो अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। देखो फुल्ली मतलब पूरा का पूरा, यानी कि भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं हम संसाधन का, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा यूज किया और जो है उसे फिर पड़ने रहने दिया जैसे कि तैसे। यानी कि एक लेबर की कैपेसिटी अगर जो है वो 8 घंटे में जो है वो 2 चेयर बनाने की है तो उससे हम 2 घंटे ही काम लेंगे और 8 चेयर ही बनवाएंगे। यानी कि हम लेबर को उसकी कार्य क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने देंगे कि जाओ तुम्हें जितनी मन करता है, जितना तुम्हारा ताकत है, जितना तुम एफिशिएंट यानी कि जितना तुम इफिशिएंटली यूज हो सकते हो वो काम करके मुझे दो। तो यहाँ पर ना सिर्फ लेबर की बात है बल्कि जितने भी हमारे पास संसाधन होते हैं उन सबका एकदम निचोड़ करके हम जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मैक्सिमम औकात क्या है, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो, यानी कि हमारी हदें कितनी है, हमारी मैक्सिमम क्षमता क्या है, इस बात को जानने के लिए, है ना। हमें देखना है ना कि 2 वस्तुओं का उत्पादन अगर ले रहे हैं तो कितना अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि दिए गए संसाधनों की सहायता से 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। और क्या कि उन संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इफिशिएंटली यूटिलाइज होने का मतलब ये आपको हम समझा देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कुशलतम उपयोग या फिर कुशलतम प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि एक मोटी सी लकड़ी हमने आपको दे दिया और हमने क्या कहा कि भाई इससे जो है ना 2 जो है वो पल्ले तैयार करना है जिससे कि हमारे दरवाजे या खिड़कियां बन जाए। मान लीजिए केवल दरवाजे हम बनवाने के लिए कह दिए 2, ठीक है। एक मोटी सी लकड़ी है जिससे हमें 2 ही दरवाजे चाहिए। अब आपने क्या किया कि उसे जो है वो 2 ही तैयार कर दिया, जितनी लकड़ियाँ एक्स्ट्रा थी सब जो है वो छील छाल करके बर्बाद करके रख दिया। अब क्या उसे सिर्फ जलावन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और की कोई वस्तु बन नहीं सकती। हमने 2 कहा था इसलिए आपने 2 तैयार किया। सर आपने तो 2 ही कहा था। हाँ 2 ही कहा था, आपने बनाया भी कितना, 2 ही। आपने सही किया या गलत किया? सर सही किया, आपने जैसा कहा वैसा ही तो किया। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, यानी कि हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं और इन्हीं संसाधनों का हमें इफिशिएंटली यूटिलाइज करना होगा। दैट मीन्स कि उसे जितना बेहतरीन यूज कर सकते हैं वो कोशिश करना है। अब हमने किसी दूसरे लेबर को दिया उतना ही लकड़ी, वही लकड़ी, लेकिन क्या किया उसने केवल 2 पल्ले तो जरूर बनाए लेकिन बाकी लकड़ियों को बर्बाद नहीं किया, सेव करके रख दिया कि भाई बाद में यही लकड़ियां दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि उसने जो है संसाधनों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। यही बात हम कहते हैं कि हमने संसाधनों का कुशलतम तरीके से उपयोग किया है। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि उपलब्ध संसाधनों का क्या बोले पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने कहा फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है रिसोर्सेज का। लास्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखना, हालांकि एक और एजम्पशन है इसका कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑल द गुड्स। अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का आप उत्पादन ले रहे हैं, अभी तो 2 ही वस्तुओं का उत्पादन लेना है हमको यहाँ पर, लेकिन जो भी यहाँ पर वस्तुएं हैं वो उत्पादन तो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन क्या कह दिया कि यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेस हैं ना, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। यानी कि 2 वस्तु है, गुड एक्स एंड गुड वाई, यानी कि जितने भी हमारे पास मान लो कि लेबर हैं
वो सारे के सारे लेबर जितना यानी कि इफिशिएंटली एक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना इफिशिएंटली वाई का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या फिर जितना इफिशिएंटली वाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना इफिशिएंटली एक्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मतलब समझिए, हमने देखा मास्क एंड सैनिटाइजर का एग्जाम्पल, उसी से लेते हैं। ये बताइए कि क्या कोई मजदूर जितना एक्सपर्ट आपका मास्क बनाने में जो है वो माहिर है, क्या उतना ही एक्सपर्ट या उतना ही माहिर सैनिटाइजर बनाने में भी होगा? क्या ये जरूरी है? क्या हो भी सकता है, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जितना एफिशिएंट एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में माहिर है कोई लेबर उतना ही वाई गुड्स के प्रोडक्शन में हो? जितना माहिर सैनिटाइजर के प्रोडक्शन में माहिर कोई है उतना ही माहिर कोई मास्क के प्रोडक्शन में हो? ये जरूरी नहीं है। जैसे हमारा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी टीचर का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर खान सर की बात कर लीजिए, खान सर तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। हम अपनी बात पहले आपको बताते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स में जो है जानकारी थोड़ी अच्छी है, ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं है बट जानकारी तो अच्छी है। तो इस तरीके से हम आपको कम टाइम में बेटर वे में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा लेते हैं। बात तो क्लियर है। लेकिन यही हमें मान लीजिए कोई जो है वो ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाए जिसके मुझे ज्ञान नहीं है उतने ज़्यादा, ऊपर ऊपर से ज्ञान है लेकिन उतने ज्ञान नहीं है, हम क्या कह रहे हैं? तो हम यहाँ पर बताइए उसे इफ़िशिएंटली यानी कि उसे हम बेहतरीन तरीके से आपको बता पाएंगे या नहीं? कहेंगे सर नहीं। क्यों? मुझे खुद ही समझ में नहीं आता तो आपको कहाँ से बताएंगे? उतने अच्छे तरीके से कहाँ बताएंगे? अगर बताएंगे भी तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ कहाँ आ रहा है? इकोनॉमिक्स में। हमने ज़्यादा जो है टाइम कहाँ दिया है? इकोनॉमिक्स में। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा क्या सकते हैं? इकोनॉमिक्स को। कई सारे लोग जो खान सर की बात करेंगे यहाँ पर कि खान सर तो सारे सब्जेक्ट बता देते हैं, तो देखिए ऊपर ऊपर से तैरना अलग बात होता है और उसमें डूब करके आना अलग बात होता है। आप कहेंगे सर खान सर तो डूब ही जाते हैं, क्यों? वो अलग अलग तरह की जो है एग्जाम्पल्स दे जाते हैं। भाई आपको उसी तैरने वाले में ही एग्जाम्पल दे करके जाते हैं, नीचे तक आपको लेकर के नहीं जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट नहीं खोल सकते। अगर इतना ही एक्सपर्ट होते हैं तो आप जो है जाकर के सीधे तौर पर ये कह सकते हैं क्या कि हम इस पर आपको पीएचडी करवा देंगे, हम इस पर फलाने जो है वो आपको बहुत आगे लेवल तक लेकर के जाएंगे? नहीं हो सकता ऐसा। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक काम में ज़्यादा माहिर होता है, दूसरे काम में उतना माहिर नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं और आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आपको सारे सब्जेक्ट पर जो है वो छेड़छाड़ करके आपको दे दिए, सारे सब्जेक्ट दे दिए। बात समझ पाए या नहीं? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा सेंस काम करता है। खान सर ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई अपने देश के अंदर में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। क्या लाई भाई? वो इतने मजाकिया तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि आपको जोश आ जाता है कि हाँ पढ़ाई इतना आसान है। तो ये उन्होंने काम किया है पूरी दुनिया के अंदर में, ये बहुत बड़ा योगदान है ना। सो चलिए यहाँ पर आते हैं अब हम लोग वापस से। इसका मतलब जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि जितना माहिर अच्छे तरीके से यानी कि एक्स का प्रोडक्शन कर सकता है उतना ही माहिर या फिर अच्छे तरीके से गुड वाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर बोला कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, यानी कि उपलब्ध संसाधन, हिंदी में देखो नहीं लिखे हुए थे यहाँ पर, स्पेस नहीं बच रहा था, कि उपलब्ध संसाधन, है ना, क्या बोल रहे हैं? उपलब्ध संसाधन जो है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं, समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। पढ़ा तो सकते हैं जैसे हम, ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, मान करके चलिए, लेकिन फिर हम आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ा सकते हैं? भाई इकोनॉमिक्स, सीधी सी बात है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जितना कुशल हम एक वस्तु में हैं, एक सब्जेक्ट मैटर में हैं, जरूरी नहीं है कि उतना ही हम एक्सपर्ट दूसरे सब्जेक्ट में हो जाएं। अब तो बात बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा। एक एजम्पशन मुझे और भी लग रहा है कि यहाँ पर है, वो हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं शॉर्ट में। देखो इस जगह पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे छठा एजम्पशन, ठीक है ना, यानी कि इसको बोलेंगे कि देयर इज, ठीक है, देयर इज नो चेंज, क्या भाई? देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक, क्या मैंने बात किया? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टेक्निक ऑफ क्या? प्रोडक्शन। इसे भी हम हिंदी में पढ़ देते हैं। क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी मान लिया गया है कि तकनीक क्या है? दिया हुआ है।
क्या कहा गया है कि तकनीक दिया हुआ है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ गया होगा आप सभी लोगों को। सो वही मैंने लिखा है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मैंने आपको कई बार समझाया है कि उत्पादन की जो तकनीक है, ये कई अलग अलग बातें आ जाती हैं यहाँ पे कि तकनीक सर किसको बोलेंगे। तो देखिए, विभिन्न तरह के जितने भी उत्पादन के साधन हैं, इन संसाधनों के कॉम्बिनेशन से ही, इनके संयोग से ही एक जो है क्या तैयार होता है, टेक्निक जनरेट होता है या फिर तकनीक जनरेट होता है। जैसे हम तकनीक कहते हैं तो मशीनों का ख्याल आने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अंश में इस बात को समझाया गया है कि संसाधनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो यहाँ पर एक तकनीक को जन्म देता है। जैसे कि समझिए, अगर हम कह दें कि उत्पादन की प्रक्रिया में, है ना, उत्पादन की प्रक्रिया में यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर लेबर ज़्यादा लगे हुए हैं और कैपिटल कम लगा हुआ है, कैपिटल को हम वैसे स्मॉल में यहाँ पर कैपिटल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पूंजी, यानी कि लेबर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा लगा हुआ है, लगे तो दोनों हैं, लेबर भी कैपिटल भी, है ना, श्रम भी पूंजी भी, मजदूर भी और यहाँ पर पूंजी भी। तो अगर मजदूर ज़्यादा लगा है किसकी तुलना में, पूंजी की तुलना में, तो इसे हम श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। क्लियर है ना। लगे तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में से अगर ज़्यादा लेबर लगा हुआ है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलेंगे, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक बोलेंगे, यानी कि श्रम की प्रधानता है, श्रम ज़्यादा है किसकी तुलना में, पूंजी की तुलना में। दूसरा देखिए, एक इसके ऑपोजिट भी आप ले लीजिए, उल्टा, यानी कि यहाँ पर लेबर को यदि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में कम लगाएं और कैपिटल को हम अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि पूंजीगत तकनीक या फिर पूंजी प्रधान तकनीक। समझ आ गया कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, जब लेबर ज़्यादा रहेगा पूंजी की तुलना में, और जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रहेगा तो कैपिटल ज़्यादा रहता है लेबर की तुलना में। सो ये थे आपके जो है वो कंप्लीट एजम्पशंस, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसे दरअसल सर डिफाइन कैसे किया जाएगा, ये तो बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कई सारा नाम है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे और इसकी विशेषताओं पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखना कैसे है, कहते हैं क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, उत्पादन संभावना, ठीक है, वक्र, वह वक्र है, सॉरी, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं के, दो वस्तुओं के उत्पादन संभावनाओं, क्या बोल रहे हैं, उत्पादन संभावनाओं, ठीक है, या संयोगों, संयोगों मतलब कॉम्बिनेशंस, उत्पादन संभावनाओं एवं संयोगों को दिखलाता है, ठीक है ना। ये दो वस्तुओं की उत्पादन संभावना या संयोग को दिखला रहा है, लेकिन इन दोनों वस्तुओं के लिए संसाधन चूंकि दिए हुए हैं, तकनीक दिया हुआ है, सो हम क्या लिखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उत्पादन संभावनाओं, है ना, या संयोगों को दिखलाता है, जिसे दी गई तकनीक, तकनीक क्या है, दिया हुआ है, सो दी गई तकनीक तथा संसाधनों द्वारा, संसाधन भी क्या है, दिए हुए हैं, तो बार बार दी गई थोड़ी ना लिखेंगे, हमने सीधा लिख दिया क्या, जिसे दी गई तकनीक तथा संसाधनों द्वारा उत्पादित, यानी कि प्रोड्यूस्ड, उत्पादित किया जा सकता है। क्या बोला मैंने, किया जा सकता है। सो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गया होगा कि उत्पादन संभावना वक्र, क्या आप कह रहे हैं कि वह वक्र है
जो दो वस्तुओं के, कितनी वस्तुओं के, देखो एजम्पशंस वाली बात यहाँ पर शामिल है डेफिनेशन में, दो वस्तुओं के उत्पादन संभावनाओं या संयोगों को दिखलाता है, जिसे यानी कि इन दोनों वस्तुओं का, जिसे दी गई तकनीक, यानी कि तकनीक क्या है, दिया हुआ है, यानी कि मान्यता यहाँ भी शामिल है, एक दी गई तकनीक तथा क्या, दी गई संसाधन द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यानी कि पीपीसी क्या है, तो कह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द प्रोडक्शन ऑफ, है ना, द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, है ना, द प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसका उत्पादन हो सकता है या फिर जिसका उत्पादन किया जा सकता है ना, कह रहे हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्निक एंड रिसोर्सेज, या फिर गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निकल नॉलेज, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो सेंटेंस बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया कि उत्पादन संभावना वक्र की कौन कौन सी मान्यताएं हैं और इसका डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं। अंग्रेजी में भी हम इसे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा ही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज, जो दिखलाता है, विच शोज, जो दिखलाता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, बहुवचन में लिखेंगे, प्लूरल में नहीं, पॉसिबिलिटीज और कॉम्बिनेशंस, यानी कि संयोगों को दिखलाता है ना। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने गुड्स का, तो टू गुड्स का, ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसका उत्पादन हो सकता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड शॉर्ट वाला लिख देते हैं, ठीक है ना, एंड टेक्निक, ठीक है। और प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं या फिर टेक्निकल नॉलेज भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पीपीसी इज अ कर्व, पीपीसी क्या है, देखो एक कर्व है ना, कर्व है ना, विच शोज, जो ये दिखलाता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, दो वस्तुओं के ना, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बता रहा है गुड एक्स एंड गुड वाई के लिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज यानी कि उत्पादन संभावनाओं और संयोगों यानी कि कॉम्बिनेशंस ऑफ, क्या बोल रहा है, ऑफ टू गुड्स, है ना, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, या फिर टेक्निक। सो ये था आपका जो है कंप्लीट जो है वो बात मैंने नोट कर दिया है सारा का सारा। इधर जो हमने सीमा रेखा बनाना है वो क्या है, तो ये सब सारे के सारे एजम्पशंस हैं, और इधर जो हमने डेफिनेशन लिख दिया है, यहाँ पर हिंदी में डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एजम्पशंस लिखना है, ठीक है ना। मैंने समझाया तो पहले एजम्पशन समझाया, लेकिन लिखते समय पहले डेफिनेशन लिखेंगे यानी कि परिभाषा, फिर मान्यताएं यानी कि एजम्पशंस लिखेंगे। एजम्पशंस लिखने के बाद अब हम जो है इसका टेबल लेंगे और टेबल से डायग्राम बनाएंगे, और टेबल और डायग्राम का आखिर में फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो देखिए क्या क्या हम लोग जो है वो करते हैं, आगे चलेंगे। इसमें हटा देते हैं हम इसको थोड़े समय के लिए। सो अब देखिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर पहले हम लेंगे संयोग, ठीक है, संयोग यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। उसके अलावे हम यहाँ लिखते हैं एक्स वस्तु का उत्पादन, एक्स वस्तु का उत्पादन, ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, अंग्रेजी में मेंशन करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। यहाँ पर लिखेंगे वाई वस्तु का उत्पादन, दो ही वस्तु है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ले लिए वाई वस्तु का उत्पादन, ठीक ना, यानी कि प्रोडक्शन
ऑफ गुड वाई। और आखिर में लेंगे हम लोग एक और जिसका नाम होगा अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत। ये नया टॉपिक है और इस कंसेप्ट के साथ ऐड हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में एक अलग वीडियो लेक्चर में बात कर लेंगे। हालांकि अभी भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन डेफिनेशन के साथ फिर से जो है वो एक नई तरीके से आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे ही। तो सीमांत अवसर लागत को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट। शॉर्ट में इसका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, खाली लग रहा है है ना, MOC। MOC को कई बार MRT भी लिखा गया है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कई लोग इसमें MRTS भी ऐड कर देते हैं, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो ये सब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने टेबल बना लेना है कंप्लीट। इसका थोड़ा सा इसका छोटा रखते हैं ताकि डायग्राम हमारा बन जाए, ठीक है। यहाँ पर भी हम कॉलम डाल लेते हैं ताकि क्लियर दिखे सब चीज़ें, ठीक ना। इस तरीके से हमने कर लिया। ये टेबल आपको भी बना लेना है बिल्कुल। हम स्केल का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप देख करके जो है सीखें कि हाँ स्केल का ही प्रयोग करना होता है ना। हाथ से ही कई लोग लपेटा मार देते हैं। चलो ये तो हो गया रेडी। अब हम यहाँ पर जो है वो टेबल में डालते हैं अमाउंट। संयोग को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो कि संयोग का नाम दे दिए A, इसी प्रकार से हम आगे भी नाम दे सकते हैं B, ठीक है, C, D और आगे E। अब आगे भी ले सकते हैं, जितना लंबा लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समझ गए हैं आप एजम्पशंस को पूरी अच्छे से, और हमने दिखाया आपको कि कौन कौन सी मान्यताएं थी। उसमें से एक मान्यता पर हम ज़्यादा जोर डालेंगे अभी कुछ देर बाद। सबसे पहली मान्यता मैंने समझा दिया कि संसाधन जो है सीमित हैं, या फिर संसाधनों में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, संसाधनों की मात्रा दी हुई है, यानी कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज गिवन। ये बात मैंने किया था शुरुआत में। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये अंदाज़ा लगाइए, ये शुरुआत करिए आप कि आपके पास कुछ लेबर हैं, यानी कि गिने चुने लेबर हैं, मान लो कि 100। अब 100 लेबर में से अगर सारा लेबर हम लगा देंगे Y वस्तु के उत्पादन में या फिर X वस्तु के उत्पादन में, ठीक है, शुरुआती में किसी एक में लगा दीजिए पूरे के पूरे लेबर, तो सिर्फ उसी का प्रोडक्शन होगा ना, बाकी दूसरे गुड्स का तो प्रोडक्शन होगा नहीं। यानी कि सारा रिसोर्स, सारा संसाधन जिधर हम लगा देंगे उसी का शुरुआत में मैक्सिमम ज़्यादा होगा प्रोडक्शन। ये पॉसिबिलिटी हमें करना है, पहले ऐसा चेक करके देखना है कि अगर हम सभी संसाधन केवल एक ही वस्तु पर लगा दिए तो क्या होगा। तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रोडक्शन होगा, उसे ही हम किसी संख्या में डिनोट कर लेते हैं। किसी भी नंबर से आप डिनोट कर सकते हैं, 10, 20, 50, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 टन, कुछ भी आप डाल लीजिए, लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर में नहीं ठीक है। अच्छा, किलोमीटर में भी ले सकते हैं रोड का उत्पादन अगर आप लें, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि सारा संसाधन मानकर चलो कि हमने Y वस्तु के उत्पादन में लगा दिया। आप X की तरफ भी कर सकते हो, भी कंसेप्ट समझ लेना। उसके बाद अगर कुछ डाउट बच जाता है तो आप लोग वीडियो के जो है ना बारे में हमें बता देना, ठीक है ना, कि क्या कमियां रह गई। तो यहाँ पर देखिए, Y वस्तु के उत्पादन में हम सारे के सारे संसाधन को झोंक दे रहे हैं या फिर लगा दे रहे हैं। हम जहाँ पर झोंक बोलेंगे इसका मतलब क्या है, पूरे रिसोर्स को हमने यहाँ पर लगा दिया। तो हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन मान लो कि यहाँ पर कर लिया 20 या फिर 21 यूनिट्स। कितना कर लिया प्रोडक्शन, 20 यूनिट्स या फिर 21 यूनिट्स, ठीक है ना। उस समय हम जो है इसका प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सारे संसाधन मेरा किधर लग गया, Y वस्तु के उत्पादन में। तो Y का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो 21 हो रहा है। सर कैसे पता कि आपको सारा संसाधन इधर लगा दिए, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं। सो इसलिए बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपको दिमाग में वो रखना है कि हमने सारा संसाधन सिर्फ X में लगा दिया है, सॉरी Y में लगा दिया है। तो उस समय तो X का प्रोडक्शन नहीं होगा ना, समझ पाए। सिर्फ किसका प्रोडक्शन होगा, Y का, और Y का जो भी वैल्यू लिखेंगे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। इसलिए बड़ा अमाउंट ही शुरुआत में लिखिएगा। क्लियर, समझ में आया क्यों लिखेंगे बड़ा अमाउंट। सो
अब देखो, अगर हम इसका भी अब कुछ प्रोडक्शन लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सो बताइए कि यहाँ पर जितने सारे लेबर लगे हुए थे उनमें से, या फिर जितने सारे रिसोर्सेस लगे हुए थे, जितने सारे उत्पादन के साधन लगे हुए थे, उनमें से कुछ संसाधन को या फिर साधन को यहाँ पर भी ट्रांसफर करना होगा। जैसे कि हमने दूसरी मान्यता को लिखा था कि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, बट रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड इन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। हम एक वस्तु के उत्पादन से हटा करके उन्हीं संसाधनों को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एजम्पशंस या फिर मान्यता में बताया था। यहाँ पर भी ठीक वही करना है कि जो वस्तु वाई का उत्पादन कर रहे थे, जितने भी लेबर या फिर जितने भी साधन, उन सभी साधनों में से कुछ साधन अब हम एक्स की तरफ लगा दें। कुछ साधन, सभी नहीं, कुछ साधन मान लीजिए हमने एक्स की तरफ लगा दिया। हम चेक करना चाहते हैं कि अगर हम इसका एक इकाई उत्पादन लेने लगे तो क्या होगा। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कम हो जाएगा उत्पादन, क्योंकि कुछ लेबर अगर यहाँ पर उठ करके गए हैं तो ये जो पहले 21 इकाई उत्पादन हो रहा था अब कुछ ना कुछ कम होगा। सर कितना कम होगा? कुछ भी कम हो सकता है, लेकिन एक एजम्पशंस और भी हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि शुरुआत में जो सेक्रीफाइसिंग रेट है ये ज़्यादा होता है, यानी कि हम यहाँ पर पहले बड़ा अमाउंट में त्याग लेते हैं। मान लो कि हमने त्याग कर दिया कितना, 6 इकाई 5 इकाई ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अगर हम 6 इकाई कम कर देंगे तो कितने पे आ जाएंगे आप बताइए? तो यहाँ पर 21 में से 6 कम कर दीजिए। ये सर 6 इकाई किसके लिए कम किया मैंने? तो एक्स वस्तु का एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको पहले नहीं कर रहे थे। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना हम देख रहे हैं। तो हमने 21 में से 6 कम कर दिया, तो यहाँ पर आ गया कितना भाई? 15 यूनिट्स। क्लियर है ना? इसका मतलब जब हम केवल इसका प्रोडक्शन कर रहे थे तो इसका कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ रहा था। छोड़ना नहीं पड़ रहा था मतलब हम इसका उत्पादन नहीं कर रहे थे, छोड़ेंगे कहाँ से? तो यानी कि इसे उत्पादन करने के लिए कोई लागत के रूप में इस वस्तु की मात्रा चुकाया ही नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पर पहले में MOC कॉन्स्टेंट वैकेंट रहेगा, खाली है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है प्रोडक्शन करने लगे हैं गुड एक्स का, तो वाई का जो है हमें 6 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ गया। तो यहाँ पर हम MOC का फॉर्मूला ऊपर में लिख देते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लिखते कैसे हैं? जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं जिस वस्तु की मात्रा को, उसे हम ऊपर में लिखते हैं। जिससे सेक्रीफाइस कौन सा कर रहे हैं? गुड वाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? डेल्टा वाई। सर डेल्टा मीनिंग क्या है? डेल्टा का मतलब है चेंजिंग, परिवर्तन, यानी कि वाई में जो चेंजिंग आया है वो कितना आया है? 6 का। कहीं सर माइनस नोट करना जरूरी है या नहीं? तो जरूरी नहीं है। माइनस को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको पता चले कि 6 इकाई कम हुआ है। यहाँ पर आपको माइनस यूज नहीं करना है। समझने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे, और नीचे क्या रहेगा? तो डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स में भी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। कितने का आया? 1 का आया। तो देखो पहले लिखा है डेल्टा वाई, तो हम पहले डेल्टा वाई का यहाँ पर इसके सामने 15 के जस्ट सामने लिख देंगे कितना? 6। लेकिन लिखेंगे क्या? 6:1 लिखेंगे, क्योंकि एक इकाई जो है एक्स वस्तु का बढ़ रहा है और 6 इकाई वाई वस्तु का घट रहा है। तो पहले मैंने वाई वस्तु का उत्पादन जो कम हो रहा था उसको मैंने दिखा दिया, 6 इकाई कम हो रहा है यहाँ पर। और एक्स वस्तु की इकाई को जो हम प्राप्त कर रहे थे एक एक्स्ट्रा यूनिट, ये हमने बाद में लिखा है, यानी कि 6:1 हम इसे पढ़ेंगे। सेकंड में क्या होगा? इसी प्रकार से अगर हम फिर से जो है कुछ चाहें कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाएं। सर बार बार आप एक एक्स्ट्रा ही क्यों बढ़ा रहे हैं? हम दरअसल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स वस्तु के एक इकाई उत्पादन करने के लिए हमें 6 ही इकाई त्यागना पड़ा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर से एक अतिरिक्त इकाई त्याग यानी कि पाने के लिए हमें यहाँ पर फिर से 6 इकाई छोड़ना पड़ जाए। ऐसा कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। तो मान करके चलिए कि अगर हम यहाँ पर 1 से उत्पादन बढ़ा करके टोटल अब 2 कर दिए, एक तो इकाई पहले ही उत्पादन कर रहे थे, अब एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो उत्पादन हो गया 2 इकाई। तो यहाँ पर 2 इकाई जब उत्पादन करोगे तो इसका मतलब कुछ संसाधन यहाँ से फिर उठा करके यहाँ पर लाए, तभी तो उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब फिर से यहाँ पर उत्पादन में कुछ ना कुछ कमी आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इस बार कमी जो है वो पहले के अपेक्षा कम आया, ऐसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 इकाई कम किए तो यहाँ पर कितना कम कर देंगे? 5। समझ पाए या नहीं? एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले त्याग ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है ना। कंसेप्चुअली समझिए आप हम क्या करें। यहाँ पर आप त्याग ज़्यादा भी कर सकते हो। मान करके यहाँ पर फिर से हम कह रहे हैं, मान करके चलिए कि सारे संसाधन वाई वस्तु के उत्पादन में लगे हैं। अब हम एक्स का उत्पादन उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्स का उत्पादन आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसको भी हटा दो। एक्स वस्तु का उत्पादन कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट हमने बढ़ा दिया प्रोडक्शन।
सर y का कितना त्याग है? y का कुछ भी कम कर सकते हो। मान लो कि हमने केवल 1 इकाई कम किया है, कितने पे आ जाएंगे बताइए? तो यहाँ पर हम 20 पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि त्याग कितने का हुआ? 1 इकाई का। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे 1:1। समझ पाए? इसी ढंग से जब हम यहाँ पर अगली एक और अतिरिक्त इकाई का जो है वो उत्पादन करना चाहेंगे, यानी कि टोटल प्रोडक्शन हमारा 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर भी फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। और त्याग की दर अगर पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगा, यानी कि 1 यहाँ पर त्याग किए थे तो नेक्स्ट टाइम में 2 कर लेते हैं। ऐसा समझ पाए या नहीं? तो ये भी संभव है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर समझने के लिए ऐसा कर रहे थे, अब हम पहले के जैसा ही कर लेते हैं। 6 इकाई, फिर यहाँ पर क्या 5 इकाई त्याग किए थे, तो 21 में से 6 कम किए थे तो 15 था। 15 में से 5 कम कर दिए तो यहाँ पर 10 पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल पहले के जैसा ही लिख लेते हैं। ये हमने समझने के लिए ऐसा किया हुआ था। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि एक और अतिरिक्त इकाई हम उत्पादन बढ़ाना चाहें गुड एक्स का, तो मुझे वाई वस्तु का उत्पादन जो है, वाई गुड का प्रोडक्शन फिर से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन सेक्रीफाइस पहले 6 किए थे, फिर 5, इस बार हम 4 इकाई ही त्यागते हैं। तो 4 इकाई का जब हम सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ पर हम भी फिर उसी प्रकार से लिखेंगे, सारी चीज़ें भी बताएंगे आपको। यहाँ पर फिर देखो 10 में से जो है 4 त्याग दिए तो 6 पर आ गए, है ना। फिर से अगर हम चाहें कि एक और अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर लिया जाए x का, तो x का उत्पादन एक और अतिरिक्त इकाई तो कर लिए, लेकिन y के लिए हमें फिर से जो है कुछ ना कुछ प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। लेकिन पहले की अपेक्षा हम देखो कम त्याग रहे हैं, त्याग तो रहे लेकिन कम त्याग रहे हैं। तो यहाँ पर 6 में से 3 कम कर दीजिए, 3 पर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम देख लीजिए, अगर हम चाहें कि एक और कॉम्बिनेशन ले लें जिसमें हम यहाँ पर यानी कि x का प्रोडक्शन फिर से एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो y का प्रोडक्शन हमें फिर से कुछ ना कुछ यानी कि कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा? तो पहले 6 कम किए थे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर यहाँ पर मान लो 2 कम कर दिए। इसका मतलब 3 में से यदि हम 2 घटा देते हैं तो हम 1 पर पहुँच जाएंगे, यानी कि यहाँ सीधा हम 1 लिख देंगे। अब क्या करें सर? अब अगर मान लीजिए कि फिर से हम 1 यूनिट जो है प्रोडक्शन लेना चाहें तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन हमारा x का जो है वो 6 इकाई हो गया, लेकिन y का प्रोडक्शन जो है घट करके कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने 6 त्याग किया था, फिर 5, फिर 4 त्याग किए, फिर 3, फिर 2, फिर 1 त्याग किए हुए हैं। तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 पर पहुंच जाएंगे। सर ये 0 तक जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है सो समझिए। हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे संसाधन ज़्यादा इफिशियंट किस जो है वो वस्तु के उत्पादन में हैं? हमारी औकात कैसे पता चलेगी? बात समझ पा रहे हैं? मतलब अगर हमें दे दिया जाए 2 तरह के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भी जिसमें 30 क्वेश्चन है मान लीजिए, और मैथमेटिक्स भी जिसमें भी 30 क्वेश्चन है। अब सबसे पहले और सबसे सटीकता के साथ जब हम जवाब सबमिट कर देंगे जिस सब्जेक्ट का पहले, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि हम उस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा माहिर हैं। बात समझ पाया या नहीं? हालांकि कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से ही केवल एक मानव विशेष का जो है वो यहाँ पर अंदाजा आप नहीं लगा सकते, ये भी बात सही है, सत्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे संसाधन ज़्यादा किस जो है वो वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा माहिर हैं? इसी वजह से हमें एक बार इसका उत्पादन 0 कर देना है, उस समय सारा उत्पादन इसी में लगा देना है, तब मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन पता चल गया। एक बार इसका उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते हम कहीं मैक्सिमम तक पहुंच जाएंगे, जब हमारे पास सारे संसाधन खत्म हो जाएगा, इधर से ट्रांसफर करते करते इधर लगा दिए सारा संसाधन, तो कितना उत्पादन हुआ? मैक्सिमम 6 यूनिट। लेकिन यहाँ पर संसाधन खत्म हो गए तो उत्पादन क्या हो जाएगा? 0। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम संसाधन को किसी एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं तो उसका ही उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा और दूसरी वस्तु का उत्पादन 0 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी x का क्या है? तो 6 इकाई, और y का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? तो 21 इकाई। अगर सर हम दोनों उत्पादन करना चाहें तो देख लो, आपको चुनाव यहाँ पर करना पड़ेगा कि किस वस्तु की मात्रा कितनी करना चाहते हो। यहीं से दरअसल हम लोग केंद्रीय आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढते हैं। मान लीजिए कि 2 वस्तुओं का उत्पादन गवर्नमेंट कर चुकी है, सिलेक्शन कर चुकी है कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो हम लोग दूसरी समस्या वहीं पढ़ते हैं ना केंद्रीय आर्थिक समस्या में, कि वस्तुओं की मात्रा कितनी हो, यानी कि कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो मान लो 2 वस्तुओं का हमने ले लिया, कितनी किया जाए? मान लो कि हमें अब चाहिए क्या कि इसका हम 3 इकाई ले लें और इसका 6 इकाई। क्या संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है।
हमें पता चल गया अपनी तकनीक के बारे में अच्छे से कि हमारी तकनीक, हमारा जो संसाधन है, हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है वो इतने एफिशिएंट हैं कि इसका भी 6 इकाई उत्पादन कर सकते हैं और साथ साथ में एक्स का भी प्रोडक्शन 3 इकाई कर सकते हैं। सर अगर हम कुछ और चाहें तो देखो इसका अगर हम उत्पादन 1 इकाई करना चाहते हैं तो इसका हम 5 इकाई कर सकते हैं, यानी कि हमारी तकनीक यहाँ पर भी इफिशिएंटली यूज होगा, यहाँ पर भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। भले ही एक का उत्पादन क्या कर दिए, घटा दिए, लेकिन दूसरे का उत्पादन देखिए बढ़ गया। यानी कि किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु की कुछ ना कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए इसके बारे में ही कि जब हम किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई केवल बढ़ाते हैं और उसके लिए मुझे दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, त्याग की उसी दर को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। समझ आ गया या नहीं? यानी कि यहाँ पर देखिए x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए y वस्तु की 6 इकाइयों का त्याग किया गया, तो यही 6 हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत अवसर लागत। हम लिखेंगे कैसे, 6:1, ठीक है ना। हमने 15 के जस्ट सामने लिख दिया है 6:1। अब यहाँ पर क्या होगा 10 के सामने, बताइए। तो हमें देखिए फिर से हम कह रहे हैं x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए y वस्तु की फिर 5 इकाई का त्याग करना पड़ा। इसका मतलब 10 के सामने हम लिख देंगे 5:1, यानी कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग किया गया। यहाँ पर देख लो x वस्तु की कुछ मात्रा का उत्पादन करने के लिए, ये तो परिवर्तन आया, परिवर्तन ही बोलते हैं डेल्टा, तो x वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ा। देखो माइनस मतलब त्याग। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4:1, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने कितना हो जाएगा 3:1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:1, सॉरी 2:1, और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1:1। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या हम कह रहे हैं। आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, क्यों? यहाँ पर सवाल आ गया कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, क्यों? अगर उत्तल होता है तो कब होता है, सीधी रेखा होता है तो कब होता है, मैंने कहा ना शुरुआत में ही। अब यहाँ पर देखो जब भी ऐसे त्याग का दर रहेगा कि सर मुझे जब भी ना x वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाना पड़ रहा है ना, तो y वस्तु का पहले की तुलना में नेक्स्ट टाइम हम कम त्याग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा सीमांत अवसर लागत या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइन कर रहा है, घट रहा है। पहले 6:1 था, फिर 5:1, फिर 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। इसका मीनिंग हम समझ पाए क्या होता है, यानी कि पहले हमें x वस्तु के उत्पादन के लिए 6 इकाइयों का त्याग करना पड़ जा रहा था, 6 इकाई का त्याग करना पड़ रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से x वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए y वस्तु का 5 ही इकाई अगर कम करना पड़े, इसका मतलब बेहतर है ना पहले की अपेक्षा। अच्छा, इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा है, तो 1:1। यहाँ पर पता चलता है कि हमारे संसाधन जितना एक्सपर्ट x वस्तु के उत्पादन में है उतना ही एक्सपर्ट y वस्तु के उत्पादन में है। समझ पाए या नहीं? अगर यहाँ पर बार बार निकलता 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर MOC हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना। 2:1, 2:1 करके निकल रहा है, यानी कि लगातार इधर अगर 2-2 निकला, इधर तो एक ही रहेगा, लेकिन इधर 2-2-2-2-2, 5-5-5, 10-10-10, 50-50-50 ऐसा कुछ निकले, तो इसका मतलब सीमांत अवसर लागत क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों ही स्थितियां हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है सर, तीसरा ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ऐसे लिया जा सकता है इसको भी कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए हम मान लीजिए एक ही इकाई का त्याग करते, ऐसा भी होता। फिर से एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए इसका यहाँ पर 2 इकाई का त्याग करना पड़ता। नेक्स्ट टाइम फिर से एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए इधर 3 त्याग करना पड़ता। यानी कि यदि त्याग की दर ऐसे होता कि 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, तो इसका मतलब हम कहते कि सीमांत अवसर लागत देखो बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो जब सीमांत अवसर लागत इस प्रकार से होगा, यानी कि बढ़ते हुए होगा, क्या बोल रहे हैं, MOC जब बढ़ते हुए होगा तो PPC कैसा बन जाएगा, तो PPC बनेगा कन्वेक्स। समझ गए या नहीं? कब, जब MOC बढ़ते हुए होगा। यहाँ पर कई बार ऐसे भी डाल देगा MRT, तो घबराइएगा नहीं। अगर सीमांत हस्तांतरण की दर बढ़ेगा, इसी को कह रहे हैं, तो सीमांत हस्तांतरण की दर बढ़े या फिर सीमांत अवसर लागत की दर बढ़े, सीमांत अवसर लागत बढ़ जाए, तो उस समय हमारा जो
पीपीसी होगा वो उत्तल बनेगा, कन्वेक्स बनेगा, उत्तल बनेगा। समझ आ गया। अगर एमओसी जैसे 6 है, 5 4 3 2 1 यानी घट रहा है, तो जब एमओसी घटेगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, एमओसी घटेगा, है ना, एमओसी घटेगा तो पीपीसी कैसा हो जाएगा भाई, तो कनकेव हो जाएगा। कनकेव का मतलब है अवतल, हिंदी में अवतल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 ऐसा कुछ अगर निकलेगा तो इसे हम लोग स्थिर मानेंगे कि सीमांत अवसर लागत स्थिर है, और उस समय जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र होगा वो बिल्कुल एक सीधी रेखा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए। लेकिन इन सभी स्थितियों में आपको मैंने शुरुआत में ही डायग्राम दिखाया था, सबके जो है वो क्या होते हैं, स्लोप नेगेटिव होते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल वाले होंगे, चाहे तो अवतल बने उत्पादन संभावना वक्र, चाहे तो उत्तल बने या सीधी रेखा बने। सर ये तो बता दीजिए कि डायग्राम बना कैसे। अब लास्ट या फिर आखिरी सवाल यही आपका बचा हुआ है। सो इस टेबल को आप ध्यान रखिए और इसी टेबल के आधार पर अभी हम डायग्राम तैयार करेंगे, ठीक है ना। सो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उधर वाला मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कर लीजिए, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इधर का मामला हम साफ कर देते हैं और डायग्राम बहुत खूबसूरत सा आपको बना के दिखाते हैं, स्केल की ही मदद से बनाना है आपको भी, ठीक है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों खींच लेंगे, ठीक है ना। हमने खींच लिया वाई एक्सिस, इधर हम खींच ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। एक बात समझना ज़रा ध्यान से, हमने जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा तो यहाँ पर ओरिजिन दे देते हैं, यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है। एक चीज़ ज़रा सा ध्यान देना कि हम इधर जो है गैप एकक एकक का लेने वाले हैं, क्योंकि एक्स वस्तु का उत्पादन देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 0 से इधर बढ़ेंगे हम। लेकिन कितना बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम इधर आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा तो स्केल मेजर किया हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मिला करके काम करते हैं। देखो हमने जितना गैप यहाँ से यहाँ रखा, ठीक है ना, उतना ही गैप आगे भी रखेंगे, ठीक है। यानी कि हर जगह का जो अंतराल है वो सेम टू सेम है, ठीक है। अंतर जो है वो क्या है, सेम टू सेम है। हमने इस प्रकार से कर लिया। क्यों सर, क्योंकि यहाँ के बीच का अंतर देखिए हर जगह, यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। यानी कि जब अंतर समान है तो दोनों के बीच का गैप भी तो समान लेंगे हम। तो लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ तक जाने का मन है जा लीजिए, लेकिन काम तो आपको इतना ही पर करना है जितना कि टेबल में दिया है। वाई एक्सिस के साइड में भी यही काम करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने जो टेबल लिया हुआ है ये घटाने की क्रम में, उसमें अंतर अलग अलग है। यहाँ पर 6 का गैप आ गया, यहाँ पर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, 1 का, यानी कि अंतर सब में अलग अलग है। तो कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढिए जिससे कि ज़्यादातर संख्याएं कट जाएं। 2 से खोजने की पहले कोशिश करिएगा, तो 2 से हमारा केवल 6 और 10 कट रहा है सीधे सीधे। 3 से अगर देखेंगे तो 21 कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, यानी कि 3 से ज़्यादातर संख्याएं कट रहा है। तो 3-3 के गैप में लेंगे, लेकिन हम यही वाला गैप जो है उठा करके इधर कर देते हैं, यानी कि यही जितना अंतर है वही अंतर हम इधर 3 समझते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो हमने इधर ले लिया, यहाँ पे सेम अंतराल से लेते जा रहे हैं, ठीक है। देखो सारा वैल्यू अब 3-3 के गैप से पुट करना आपको, 3 6 9 12 15 18 और 21 24 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलाइए, जब इसका उत्पादन 0 था, x का उत्पादन जब 0 था, इसका मतलब इसका उत्पादन क्या था, 0 था। इधर लिख देते हैं हम x वस्तु का उत्पादन, ठीक है। हिंदी में तो लिखा ही है, उधर भी और अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा हुआ, देख लो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, ठीक है। तो x वस्तु का उत्पादन क्या है, जब 0 है, देख लो टेबल में x वस्तु का उत्पादन जब 0 है तो y वस्तु का उत्पादन देखना कितना है, 21 है। तो x वस्तु का उत्पादन जब 0 है तो y वस्तु का उत्पादन यहाँ पर 21 हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब जब दूसरी इकाई का, ये तो 0 था तो 21 था, तो मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। इसका नाम क्या था सर, 0 और 21 का नाम दिया है संयोग का a, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ये, समझ आ गया।
अब हम जब x वस्तु का 1 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो y का 15 कर रहे हैं। इसमें ढूंढिए 15 कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो 1 और 15 को मिलाएंगे हम। किस प्रकार से मिलाएंगे सर? देखो यहाँ तक हमें खींच लेना है और इससे मिला देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसे डॉटेड रखेंगे, थोड़ा सा खूबसूरत दिखता है ये, बहुत बेहतरीन, चूँकि हमें मतलब है इस वाले पॉइंट से, जिसका नाम हम दे देंगे B, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जाते हैं, जब इसका 2 इकाई उत्पादन हो रहा है तो इसका 10 हो रहा है, 2 और 10, ठीक है ना, समझ गए, 2 और 10। तो हम मिलाते हैं 2 और 10 को, लेकिन 10 यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं, यहाँ पर और इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो आपको पता है कि इन सब के बीच में 3 का गैप है, तो 9 और 12 के बीच में भी 3 का गैप है, बीचों बीच में करेंगे तो 1.5 का गैप आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 1.5 का गैप है। तो 9 और 1.5 जाएंगे तो यानी कि 10.5 हो जा रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यानी कि 10 हो जाएगा कहीं ना कहीं इधर, यानी कि इस जगह पर 10 है, हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर बताना मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया, कंसेप्चुअली सारी चीज़ें आपको हम रेडी कर दे रहे हैं। तो इसका नाम दे देते हैं हम C, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया था 2 और 10 का नाम क्या था, C, कॉम्बिनेशन C मैंने बना दिया। इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि हमें मतलब है वास्तव में इस पॉइंट से, ठीक है। 3 और फिर मिलाते हैं 6 को, ठीक है, 3 और 6 को मिला देते हैं। यहाँ पर 3 और 6 मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो हम 3 और 6 को यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिए, है ना। बिल्कुल सीधा स्केल रख करके आप लोग को काम करना है। यहाँ से हमने इसको डॉटेड भी कर दिया, हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, पॉइंट का नाम है D। और भी क्या सर, जब ये 4 हो रहा है तो ये 3 हो रहा है, ठीक है, मतलब y का 3 इकाई उत्पादन होने लगा, 6 इकाई पहले था, अब 3 इकाई उत्पादन होने लगा। तो x का 4 है और y का है 3, हमने इस दोनों को इस प्रकार से मिला दिया। ये समझ आ गया होगा आप सभी को। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी पॉइंट डाल दीजिए एक, इसका नाम है E। अब चले आइए, जब इसका 5 इकाई उत्पादन हो रहा है तो इसका 1 हो रहा है, जब 5 हो रहा है ना, तो इसका एक इकाई जो है उत्पादन कितना है, 1 है। अब यहाँ से यहाँ तो दिख नहीं रहा है कहीं 1, तो ये 3 का अंतर है, यहाँ से यहाँ का, बीचों बीच में डालेंगे तो 1.5 का अंतर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 1.5 है, यहाँ से यहाँ यानी कि 1.5 है, तो 1.5 और 1.5 3 हो जा रहा है। यहाँ पे हम इससे यानी कि नीचे लेंगे तभी तो मुझे 1 समझ आएगा। तो हम यहाँ कहीं मानते हुए इसको मिला दे रहे हैं, 1 मानते हुए हम इसे 5 से मिला देंगे, भेंट मुलाकात करवा दिए, ठीक ना, भेंट मुलाकात हमने करवा दिया है, ठीक है। तो इस समय देखना कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बिल्कुल कैसा बना है, ठीक है, बिल्कुल ये कैसा बना है। तो इधर देखो MOC हमारा कन्वेक्स, ठीक है, ये बिल्कुल जो है कन्वेक्स बन गया। सारा पॉइंट हम लोग मिलाएंगे तो इसका मतलब PPC, मैंने कहा ना कि MOC जब बढ़ेगा तो कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा, ठीक है, और जब MOC घटेगा तो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। तो देखो कन्वेक्स बन गया, क्यों, चूँकि 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो जा रहा है। और अगर MOC कांस्टेंट रहेगा, MOC अगर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो PPC फिर ऐसा बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने आपको समझा दिया है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, मतलब ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। MOC घटता है तो कन्वेक्स, MOC बढ़ता है तो कनकेव, और MOC जो है वो कांस्टेंट होता है तो सीधी रेखा या फिर सरल रेखा बन जाती है। तो यही है दरअसल PPC। अगर आप इसको उल्टा घटाएंगे, दैट मीन्स कि अगर हम मान लो कि यहाँ पर टेबल को चेंज कर दें, थोड़े समय के लिए रहने देते हैं, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या नोट करना है तो नोट वगैरह कर लो, जो करने का मन है कीजिए, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करते हैं थोड़ा सा, ये पूरे के पूरे टेबल को अगर हम उल्टा कर देंगे तो उस समय कैसा बनेगा, कनकेव बनेगा। क्यों, क्योंकि सर अभी आपने समझाया क्या कि अगर ये लगातार घटते हुए होगा तो कैसा बनेगा, कन्वेक्स। लो बन गया कन्वेक्स, यानी कि मूल बिंदु की तरफ धंसा हुआ है। अगर हम MOC बढ़ा दें, MOC बढ़ाने का मतलब क्या है, इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे जैसे हम शुरुआत में मैंने बताया भी था, तो यहाँ पर हम देते हैं कितना, 20 इकाई, ठीक है ना।
यानी कि त्याग कितना का हुआ 1। इस बार फिर से हम त्याग कितना का कर दें 2 का, तो 18 में से 2 कम कर 20 में से 2 कम कर दीजिए 18 पे आ जाएंगे। 18 में से फिर यहाँ पर इस नेक्स्ट टाइम 3 कम कर दीजिए, ठीक है, तो कितने पे आ जाएंगे 15 पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो कम कर दीजिए कितना, तो यहाँ पर 4 कम कर दीजिए, तो 15 में से 4 करेंगे कम तो 11 पर आ जाएंगे। 11 में से हम यहाँ पर 5 कम कर देंगे तो कितने पे आ जाएंगे, तो 11 में से 5 कम कर दो तो 6 पर आ जाएंगे। 6 में से 6 कम कर देंगे तो कितने पे आ जाएंगे 0 पर आ जाएंगे। इसका मतलब इस प्रकार से भी ये बनाया जा सकता है। उस समय ये क्या होगा सर, ये तो हमें चेंज करना पड़ेगा पूरी तरह से। हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। सारी चीज़ें आपको जो है सीख करके ही जानी है, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है इसमें खेला। पूरा का पूरा जो आपको कंसेप्चुअली हम समझा देते हैं। नेक्स्ट टाइम में इसकी विशेषताएं वगैरह भी हम आपको बता देंगे। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से हम खींच रहे हैं वाई एक्सिस एंड फिर से खींच रहे हैं हम क्या इधर एक्स एक्सिस को। ये दोनों चीज़ें हमने ले लिया, ठीक है। इधर देखो, हमने गैप जो है वो सेम टू सेम रखा था, तो यहाँ पर भी वापस से सेम टू सेम ही रखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो हमने सेम टू सेम रखा था, यहाँ पर भी सेम टू सेम ही गैप रखेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ये वाला स्केल बिल्कुल सही मेजरमेंट नहीं किया गया है, ठीक है, हमने काम के लिए मेजरमेंट कर लिया था थोड़ा। अब इसको देखो, फिर से इधर भी मेजर कर लेते हैं वही गैप रखते हुए जो इधर गैप मैंने रखा था, ठीक है। यहाँ पे 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, ठीक है। सो इधर मैंने कर देना है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर हम क्या करेंगे सर, फिर से आपको क्या मैंने कहा कॉमन ढूंढिए। 2 से ज़्यादा संख्याएं कट रहा है क्या, एक कट रहा है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 ही कट रहा है। 3 से देखें कटिंग करके तो 21 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 संख्याएं कट रहा है। तो फिर से हम 3 का ही गैप लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और यहाँ पर 21, 24, अब आगे भी ले सकते हैं। सो इधर है y, इधर है x। अब मिलाइए, जब x वस्तु का उत्पादन है 0, इसका उत्पादन क्या है, हम लिखते रहे यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड x। क्या हमने लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड x। तो इसका उत्पादन क्या है उस समय 0 है, और इधर क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड y, इधर भूल गए ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड y को हम y एक्सिस पर दिखा रहे हैं। तो इसका उत्पादन जिसमें 0 है, टेबल में देख लो 0 है, तो y का उत्पादन कितना है 21 यूनिट्स है। तो इसका जब 0 है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है। अब दोनों को तो मिलाएंगे नहीं चूँकि लाइन खींचा हुआ है। अब यहाँ पर एक उत्पादन हो रहा है x का, तो y का हो रहा है 20। अब 20 तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो 21 से कहीं ना कहीं नीचे होगा, और आपको पता है 18 और 21 के बीच में 3 का अंतर है, बीचों बीच में लेंगे तो 1.5 का अंतर आ जाएगा, यानी कि 18 और 1.5 19.5 से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 20 मिल जाएगा, यानी कि 1 और 20 को हम मिला देंगे। समझ आ गया होगा हमने क्या कहा आपसे। तो यहाँ दोनों को हमने मिला दिया। अब दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक पॉइंट जो है एस्टेब्लिश करेंगे। इस पॉइंट का नाम शुरुआत वाला चूँकि क्या था पॉइंट ए, और इसका नाम क्या पड़ गया पॉइंट बी। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी से आकार लेने शुरू कर दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं यहाँ पे, ये जब 2 है तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। 2 है तो 18 पर आ जाइए, 18 और 2 यानी कि 2 और 18, 2 है x का और 18 है गुड y का। हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है। इसको भी आप रख लीजिए डॉटेड, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने पॉइंट कर दिया C। जब 3 है तो ये 15 हो गया, y का हो गया 15, x का हो गया जब 3, तो y का हो गया 15 तक लेकर जाते हैं। फिर दोनों को मिलाते हैं, ये हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। जितने भी फिल्में बनी होती है ना सब संयोग पर ही बना होता है। संयोग मतलब जब दोनों मिलते हैं, 2 घटनाओं को मिला दिया जाता है। जिस समय हीरोइन को जो वो गुंडे छेड़ रहे होते हैं, उसी समय हीरो की एंट्री हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ है, दोनों का संयोग लिया जा रहा है, यानी कि टाइमिंग मैच करवाया जाता है फिल्मों में। उसी तरीके से यहाँ पर हम दोनों डेटा को मैच कर रहे हैं। तो 4 और कितना मिलाना है भाई, 4 और 11 को मिलाना है। तो x की तरफ हम ले लेते हैं 4 और y के साइड में हमें लेना है 11। अब 12 से तो नीचे ही होगा,
अब पता है 9 से 12 के बीच में 3 का गैप है, बीचों बीच में ले लेंगे तो 1.5 का गैप आ जाएगा। तो 9 और 1.5 10.5 यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा 11। इस तरीके से आपको करना होगा काम, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ पर भी हम एक कॉम्बिनेशन का नाम दे देंगे, क्या, ई, ठीक है। हो गया सारा, लगभग एक बाकी है ना, एफ और जी बाकी है, अच्छा 2 पॉइंट बाकी है। अब हम कितने कितने को मिलाएंगे, 5 को मिलाएंगे और 6 को। एक्स की तरफ 5, ठीक है, और वाई की तरफ कितना, 6। तो वाई की तरफ देखो हमने 6 मिला देना है, समझ पाए, हमने इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों को मिलाया है, नाम दे देते हैं f। अब हम जाते हैं कितना पे, 6 पर। x हो गया 6 तो y हो गया 0, x हो गया 6 तो y जो है पहले 6 था अब 0 हो गया, मतलब घट करके 0 आ गया। तो 6 और 0 को मिलाएंगे तो यहीं पर आ जाएगा, तो इसका नाम दे देते हैं हम f के बाद g। यानी कि 21 से चला 20 पर आया, 18, 15, 11 के बाद इधर कितना था, 6, ठीक है, 6 था, 6 के बाद कितना हो गया इधर, तो 0 हो गया था ये वाला। तो यही बन गया हमारा क्या, PPC, जो कि कैसा है, तो कनकेव है, यानी कि अवतल है, ठीक है, क्या है, अवतल है। और ऐसा कब हुआ है, जब MOC बढ़ता है या फिर कह सकते हैं MRT बढ़ता है। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन वाला भी समझना है तो भी हम बता सकते हैं यहीं पर, ठीक है, थोड़े समय के लिए 2-3 मिनट लगेंगे और वीडियो से आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि सीधी रेखा बनेगा भी या नहीं। आप लोगों को हम प्रैक्टिस के लिए जो है बुकलेट दे देंगे, PDF दे देंगे, सॉरी बुकलेट तो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, PDF हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग जो है वो बनाइएगा, ठीक है ना। बुकलेट की ही PDF होगी। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 21 से हम चले या फिर 20 से चले, कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुविधा के लिए थोड़ा सा जो है ना 20 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो एक अच्छा डायग्राम बनाने में जो है समय थोड़ा कम लगे। तो हमने क्या किया, x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अब हम मान लीजिए कि यहाँ पर 2 इकाई का त्याग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 20 में से 2 कम कर दिए तो कितने पे आ गए भाई, या फिर मान लीजिए कि 20 में से हम 4 कम कर दे रहे हैं, तो जल्दी बन जाएगा थोड़ा डायग्राम और। तो 20 में से 4 कम कर दीजिए, कितने पे आ जाएंगे, 16 पे। 16 में से फिर 4 कम कर दीजिए, यानी कि पहले जितना त्याग किए हैं उतना ही फिर से त्याग कर रहे हैं, है ना। तो उस समय हमारा ये MOC कॉन्स्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर 16 में से फिर 4 कम कर दिए तो 12 पर आ गए, 12 में से फिर 4 कम कर दिए तो 8 पर आ गए, 8 में से फिर 4 कम कर दिए तो 4 पर आ गए, और 4 में से 4 कम कर दिए तो 0 पर आ गए। इसका मतलब अब हमारा संयोग केवल कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें ये संयोग G वाला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना अच्छा डेटा लेंगे उतना बड़ा ये जाएगा। सो समझने के लिए हमने जो है यहाँ पर और आसानी के लिए हमने थोड़ा सा डेटा को 21 से घटा करके 20 कर दिया था। चलो अब इधर लेते हैं हम रेखा चित्र, ठीक है, ये प्रोडक्शन है। इधर y था, इधर x एक्सिस ले रहे हैं, ये देखो x एक्सिस ले लिए और यहाँ पर हम y एक्सिस ले लिए। इधर मेजरमेंट हम सही से कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मेजरमेंट ले लिए हम कितना, 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। x की तरफ हम कर दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान के चलिए। y की तरफ हम जो है इधर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो 2-2 का गैप ले सकते हैं, 4-4 का भी गैप ले सकते हैं, 4-4 का लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2-2 का भी ले सकते हैं, 2-2 का लेंगे थोड़ा लंबा बन जाएगा ये। 4-4 का ले लेते हैं,
लेकिन लेना इतना ही डिस्टेंस में है सब इधर भी। तो यहाँ से 2 से 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 8 फिर यहाँ पे 12 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आगे ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, 5 के भी गैप से ले सकते थे, लेकिन ये सब 5 संख्याएं ज़्यादातर नहीं कट रही हैं, 20 केवल कट रहा है। चलो इधर देखिए, x का जब 0 है तो y का 20 है। x का जब 0 है, इधर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड x। हम लिखना नहीं भूलते हैं, और लिखना भूलते हैं तो थोड़ा आप लोग जो है देख लीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड x। ठीक है, ये जब प्रोडक्शन 0 है, टेबल में कह रहा है जब 0 है x का, तो y का कितना है 20 यूनिट्स है, 20 इकाई है। तो ये जब 0, तो यहाँ देखो y का 20 यूनिट्स, यानी कि इसका नाम दे देते हैं ये। अब जब इसका 1 इकाई होने लगा x का, तो y का जो है 16 यूनिट्स हो रहा है। तो 1 और 16 को मिला दीजिए, 1 और 16 को मिला दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, हमने इसको सिर्फ मिला दिया। अब क्या करें, इसका नाम दे दीजिए पॉइंट B। अब 2 और यहाँ पर 12 को मिलाइए, 2 और 12 को मिलाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 और 12 को मिलाने पर मुझे ये मिल रहा है ना। 2 और 12 को हमने मिला दिया तो हमें ये पॉइंट मिला जिसका नाम हम दे रहे हैं C। 3 और 8 को मिलाएंगे, 3 और 8 को मिलाएंगे तो हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, पॉइंट D या फिर कॉम्बिनेशन D। ठीक है, तो हमने ये वाला भी मिला दिया, यहाँ पर पॉइंट D दे दिए। अब हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन E भी बना लीजिए। कॉम्बिनेशन E में क्या है, 4 है और 4 है, कोई बात नहीं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। 4 है और 4 है, ठीक है, 4 इधर भी x की तरफ और y की तरफ भी 4 इकाई, दोनों 4 इकाई भी उत्पादन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने मिला दिया। ठीक है, अब ये जब 5 हो गया तो ये हो गया 0। x जब 5 है तो y जो है कितना हो गया, घटते घटते 0 हो गया, यहाँ पर शुट डाउन की। तो जब सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं एक ही लाइन में है, मिलाइए सबको, सारे पॉइंट्स को मिलाने से एक हमें जो है वो PPC मिल रहा है, उत्पादन संभावना वक्र। तो ये भी हमारा है PPC, जो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। पहले ये लिखिए शेप के बारे में, इसका शेप कैसा है, तो स्ट्रेट लाइन है। स्लोप पूछेगा तो स्लोप नेगेटिव है। क्या है, स्लोप नेगेटिव है। ठीक है ना। सो उम्मीद है आज मैंने आपको जो है इसका जो कंप्लीट कंटेंट था वो बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है, उस पर भी हम बात कर देंगे। कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ा होगा। अभी तक अगर आपने कंप्लीट वीडियो जो है कंटेंट समझ लिया है, एक बार मुझे आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। क्योंकि मेहनत बहुत है और ये चीज़ें हमारे लिए कुछ खास नहीं है, आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हम तो इससे रोज़ खेलते हैं, ये तो हमारा खिलौना है ना। और ये साइकोलॉजिकल होता है, जो कि हमारे माइंड में फिट होता है। आप भी जो है कंसेप्ट को सीख करके अपने दिमाग में इस चीज़ को आधारित रख करके, यानी कि बाकी चीज़ों के साथ रिलेट कर सकते हो। सो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो लेक्चर के साथ, आज रखेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी कंटेंट को समझने के लिए। पहली चीज़ तो इतना लंबा वीडियो लेक्चर हम तैयार नहीं करते हैं, इसीलिए ताकि आप बोर ना हो, है ना। लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट था जिसमें हमने जो आपको कंसेप्चुअली जो है वो थोड़ा तो बूस्ट किया होगा। सो कितना अच्छा लगा कंसेप्ट जो है वो ज़रूर बताइएगा हमें। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। आसपास के संसाधनों का विशेष ख्याल भी रखिएगा, आसपास में अपने साफ़ सफाई भी बनाए रखिए। जय हिंद।